इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा हर रोग दफा। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन, इंडिया का नया अंदाज। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि। सीएम धामी ने रेल मंत्री से की मुलाकात, उत्तराखंड की रेल परियोजनाओं पर चर्चा। मुंबई देहरादून ट्रेन की उठी मांग, रेल संपर्क विस्तार पर मिला आश्वासन। सीएम धामी से विधायकों ने की मुलाकात, मुख्यमंत्री आवास पहुंचे जनप्रतिनिधि, विकास मुद्दों पर की गई चर्चा। भूजल रिचार्ज नीति बनाने के निर्देश, नदियों के पुनर्जीवीकरण पर होगा फोकस। सारा बैठक में अहम फैसले, धारे नौलों के संरक्षण पर दिया गया जोर। कोटद्वार में बारिश से जलभराव, सड़कों पर बने तालाब जैसे हालात, घरों में घुसा बारिश का पानी, प्रशासनिक दावों पर उठे सवाल। नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में उत्तराखंड CSR डायलॉग 2026 का शुभारंभ हो गया है। आपको बता दें, इस मंच पर सरकार, देश की प्रमुख कॉरपोरेट कंपनियां, उद्योग समूह, CSR फाउंडेशन और सामाजिक संस्थाएं एक साथ जुटी हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण, जल संरक्षण और ग्रामीण विकास जैसे अहम मुद्दों पर मंथन किया जा रहा है। वहीं कार्यक्रम का उद्देश्य सरकार और निजी क्षेत्र की साझेदारी को मजबूत करते हुए CSR परियोजनाओं को उत्तराखंड के दूरस्थ और सीमांत क्षेत्रों तक पहुंचाना है, ताकि सतत विकास, रोजगार सृजन और सामाजिक नवाचार को नई गति मिल सके। तो उत्तराखंड CSR डायलॉग 2026 का आगाज जो है वो हो चुका है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव से मुलाकात कर उत्तराखंड की रेल परियोजना और रेल संपर्क विस्तार पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों, चार धाम यात्रा, पर्यटन और आगामी कुंभ 2027 को देखते हुए आधुनिक रेल नेटवर्क के विस्तार की आवश्यकता बताई। उन्होंने मुंबई देहरादून वंदे भारत या सुपर फास्ट ट्रेन शुरू करने, मुंबई हरिद्वार और मुंबई रामनगर रेल सेवाओं की आवृत्ति बढ़ाने और देहरादून कोटा ट्रेन को मुंबई तक विस्तारित करने का अनुरोध किया। इसके अलावा ऋषिकेश पुराने रेलवे स्टेशन की भूमि राज्य सरकार को हस्तांतरित करने, किच्चा सितारगंज खटीमा रेल लाइन और ऋषिकेश कर्णप्रयाग परियोजना में तेजी लाने की भी मांग रखी गई। आपको बता दें, केंद्रीय रेल मंत्री ने सभी प्रस्ताव पर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो रेल संपर्क विस्तार पर यह बड़ा आश्वासन जो है वो मिला है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। ऋषिकेश में पहाड़ों पर लगातार हो रही बाहरी बारिश का असर जो है अब गंगा के जल स्तर पर भी दिखाई देने लगा। आपको बता दें, त्रिवेणी घाट पर गंगा का जल स्तर तेजी से बढ़ा है और ये चेतावनी स्तर से मात्र 1.32 मीटर नीचे पहुंच गया है। बढ़ते जल स्तर को देखते हुए प्रशासन जो है और केंद्रीय जल आयोग पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और लगातार इसकी निगरानी भी की जा रही है। आपको बता दें, नदी के किनारे रहने वाले लोगों और श्रद्धालुओं से सतर्कता बरतने की अपील की गई है। तो त्रिवेणी घाट पर गंगा का जल स्तर जो है वो बढ़ चुका है। गंगा चेतावनी के स्तर के करीब 1.32 मीटर नीचे है। वही बताया जा रहा है कि भारी बारिश से ये स्थिति जो है वो पैदा हुई है। वही केंद्रीय जल आयोग जो है वो पैनी नजर रखे हुए हैं और लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, गंगा चेतावनी स्तर के करीब पहुंच चुका है, जिसे लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। पूरी नजर जो है वो बनाई जा रही है केंद्रीय जल आयोग की तरफ से और लोगों से ये अपील किया जा रहा है कि वो सतर्क रहे।
त्रिवेणी घाट पर ये गंगा का जल स्तर जो है वो बढ़ चुका है। चेतावनी के स्तर के लगभग करीब जो है ये पूरा गंगा का जल स्तर जो है वो बढ़ा हुआ है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि वो अलर्ट मोड पर रहें। अब रुक करते हैं अगली खबर की। कोटद्वार में बीती रात से लगातार हो रही बारिश ने नगर की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। आपको बता दें, पदमपुर, सिंबल, चौर, हरि सिंहपुर और घमंडपुर समेत कई क्षेत्रों में जल भराव से जनजीवन प्रभावित हो गया है। सड़कों पर पानी भरने से हालात तालाब जैसे बन गए हैं, जबकि जगह जगह बने गहरे गड्ढे जो है वो राहगीरों और वाहन चालकों के लिए खतरा बने हुए हैं। आपको बता दें, घमंडपुर में स्कूली बच्चे दीवार का सहारा लेकर स्कूल जाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पदमपुर की बात की जाए तो पदमपुर के स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश का पानी घरों में घुसने से घरेलू सामान भी खराब हो रहा है। बारिश से पहले प्रशासन ने व्यापक तैयारियों के दावे किए थे, लेकिन मौजूदा स्थिति उन दावों पर सवाल खड़े कर रही है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही के भी गंभीर आरोप लगाए हैं। तो तस्वीरें आप देख सकती हैं कैसे एक बच्ची दीवार के सहारे स्कूल जाती हुई नजर आ रही है। तो घरों में भी बारिश का पानी जो है वो घुस चुका है। प्रशासनिक दावों पर ये गंभीर सवाल जो हैं वो उठ रहे हैं। तो जिस तरीके से बड़े बड़े दावे जो है मॉनसून से पहले किए जा रहे थे। समस्या ये है कि रात को बहुत भयंकर बारिश हुआ और मेरे घर में पानी घुस गया। लेटरिन, बाथरूम, 2 कमरे और किचन में पूरा पानी घुस गया। रात भर हम लगे रहे, 12 बजे के बाद पानी निकालते, लेकिन अभी तक भी पानी बारिश बंद नहीं हुई और बहुत बुरा हाल हो रखा है हम लोगों को। निगम को सूचित किया गया था। इससे पहले TS में भी स्वीकृत हो रही थी लाइन पानी की, अंडर पाइप डालने के लिए बोला था। उसके बाद नहीं हुआ, BJP ने कुछ किया नहीं। उसके बाद में जल निगम आ गया। जल निगम ने बोला है कि पहले हम पाइप डालेंगे, उसके बाद तुम्हारा काम होगा। तो जल निगम ने भी लेट किया, लेट में पाइप डाला, तब तक वो हमारा जो बजट था वो लैप्स हो गया। तो अभी हम दोबारा हम आप लोगों से विनती कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पर डाउन पाइप डाला जाए और जगह जगह पे उसके स्लिप बनाई जाए। तो लोगों का रिएक्शन जो है आप सुन रहे थे। अब बात कर लेते हैं बद्रीनाथ मंदिर में कथित चंदा चोरी और राम मंदिर चंदा मामले को लेकर उत्तराखंड में सियासी घमासान जो है वो तेज हो गया है। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए पूरे मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की है। कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ ने आरोप लगाया कि प्रदेश में हर स्तर पर चोरी हो रही है। उन्होंने कहा कहीं वोटों की चोरी तो कहीं पैसों की चोरी के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं खटीमा विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केदारनाथ, बद्रीनाथ और अयोध्या तक मंदिर में चोरी और अनियमितताओं के मामले चिंताजनक है। कांग्रेस ने सरकार से निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। देखिए, सब जगह चोरी हो रही है। कहीं वोटों की चोरी है, कहीं पैसों की चोरी है, कहीं विकास की चोरी है, भ्रष्टाचार है। भाजपा ने भ्रष्टाचार ही दिया। भाजपा का है बीजेपी उजाड़ो पार्टी, ये जहां भी जाती है उजाड़ती है। देखिए, जब अपराधियों को किसी भी प्रकार का अपराध हो, अपराधियों का संरक्षण देने का काम सरकार करती है तो वो अपराध तेजी से बढ़ता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले जब राम मंदिर के चंदे के नाम पर घोटाला हो रहा था, जब राम मंदिर की जमीन को खरीदने में घोटाला हो रहा था, तो अपराधियों को संरक्षण देकर अपराध को बढ़ाने के लिए उनको प्रोत्साहित किया। और राम मंदिर में 40 दिन में 70 बार चोरी हो जाती है। इसके सबसे बड़ी दोषी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर राम मंदिर ट्रस्ट की जमीन घोटाला जो था, जमीन खरीदने में 2 दिन बाद जो जमीन 2 करोड़ की थी, 18 करोड़ में राम मंदिर ट्रस्ट ने खरीदी, अगर उसी दिन सख्ती से कार्रवाई होती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। जब केदारनाथ में सोना चोरी हुआ, उसी समय सख्ती से कार्रवाई करी होती, हीला हवाली नहीं करी होती, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी, तो आज बद्रीनाथ धाम में ये दिन देखने को नहीं मिलता।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। देहरादून में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल के उत्तराखंड दौरे के दौरान प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कूड़े का अंबार दिखाई देने पर प्रदेश अध्यक्ष गणेश गौंडियाल नाराज हो गए। आपको बता दें, कूड़े को तत्काल हटाने की बजाय उसे अस्थायी रूप से ढकने की व्यवस्था की गई। इस दौरान गणेश गौंडियाल स्वयं भी कूड़े को ढकते हुए नजर आए। घटना का वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी की प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने कहा कि यह कांग्रेस की कार्यशैली और संगठनात्मक व्यवस्था को दर्शाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश अध्यक्ष को खुद ऐसी व्यवस्था संभालनी पड़ रही है जो संगठन में समन्वय और नियंत्रण की कमी को उजागर करती है। देखिए, मुझे तो बड़ा खेद हो रहा है इस तरीके के बात देखने में, और वो मैंने भी देखा उस तरीके का एक वीडियो कि किस प्रकार से खुद प्रदेश अध्यक्ष जो हैं कूड़े को ढकने का काम कर रहे हैं, न कि उसको निस्तारण करने का। इससे ये पता लगता है कि कांग्रेस के जो मुख्यालय है, जो कार्यालय है, वो कितना अव्यवस्थित है और किस प्रकार से जो कार्यकर्ता है उनके ऊपर प्रदेश अध्यक्ष का कोई कंट्रोल नहीं है। नहीं तो आखिरकार प्रदेश अध्यक्ष को स्वयं खड़े होकर कूड़े को ढकने की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वयं से ही उसका निस्तारण करने के लिए उनको आगे कहना चाहिए था और बाकी कार्यकर्ताओं को उसका एक सलूशन ढूंढ के उसको वहाँ से हटवाना चाहिए था। लेकिन जब ऐसा खुद स्वयं से करना पड़े तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ कुआं भी खुद खोदना है और उसमें से पानी भी खुद निकालना है। यानी कि आपकी अगर सभा है तो दरी भी खुद बिछानी है, माइक भी खुद लगाना है और लोगों को भी स्वयं से ही बुलाना है। संगठन जिस प्रकार से काम करता है, यही सबसे बड़ी देखने की बात है कि इतने बड़े उनके वरिष्ठ नेता आ रहे हैं, उसके बाद भी संगठन कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। देहरादून में मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में SRRRA की उच्च स्तरीय समिति की बैठक आयोजित हुई। आपको बता दें, बैठक में मुख्य सचिव ने भू जल रिचार्ज को प्राथमिकता देते हुए SARRR को ग्राउंड वाटर रिचार्ज नीति तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने गैर सरकारी संस्थानों और आवासीय सोसाइटियों में वर्षा जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भी प्रभावी नीति बनाने को कहा। साथ ही पौराणिक और सांस्कृतिक महत्व के धारे नौलों के संरक्षण और जीर्णोद्धार से जुड़े प्रस्ताव जल्द भेजने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने नदियों के पुनर्जीवीकरण के लिए शीघ्र SOP तैयार करने और एक जनपद एक नदी परियोजना के प्रस्तावों पर तेजी से कार्य शुरू करने पर भी जोर दिया। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तरकाशी के हर्षल क्षेत्र में भागीरथी नदी और उसकी सहायक नदी पर बन रही कृत्रिम झील को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग सतर्क है। आपको बता दें, आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि वर्तमान में झील के जल स्तर को नियंत्रित करने के लिए चैनलाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा संबंधी कार्यों के लिए आवश्यक बजट जारी किया जा चुका है और विभाग लगातार स्थिति की निगरानी कर रहा है। सचिव ने बताया कि मानसून सीजन समाप्त होने के बाद प्रभावित क्षेत्रों में विस्थापन और अवस्थापन विकास से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा। प्रशासन का उद्देश्य संभावित खतरे को कम करना और क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है। अगर अभी काम कराते तो दिक्कत हो सकती है। हरसिल में जो जलस्तर बढ़ रहा था उसको घटाने के लिए वहाँ चैनलाइजेशन का काम कराया गया है इरिगेशन डिपार्टमेंट के द्वारा, और जो संवेदनशील मकान थे उनको खाली कराया गया है। धनराशि यहाँ से स्वीकृत की जा चुकी है। अब उसमें बरसात तक वो काम संभव नहीं था कि हमें समय चाहिए वो काम करने के लिए। अगर अभी काम कराते तो दिक्कत हो सकती थी, इसलिए अभी जो एहतियातन कार्रवाई है वो की जा रही है, चैनलाइजेशन किया जा रहा है, लोगों को खाली कराया जा रहा है। इसके बाद हम काम करेंगे। हरसिल में जो जलस्तर बढ़ रहा था उसको घटाने के लिए वहाँ चैनलाइजेशन का काम। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चल रहे सेवा पखवाड़ा के तहत आयोजित जनसभा शिविरों में प्रदेश भर में 2366 से अधिक नागरिक विभिन्न सरकारी योजनाओं से लाभान्वित हुए। शिविरों के दौरान 389 से अधिक शिकायतें और आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। इन शिविरों में स्वास्थ्य, स्वरोजगार, कृषि, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक सुरक्षा और अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ
एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया गया। सरकार का उद्देश्य है आम जनता तक योजनाओं का लाभ सीधे पहुंचाना और समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना। जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत ये सारी सुविधाएं जो है वो दी गई हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मॉनसून के दौरान उत्तराखंड में भूस्खलन और मलबा आने से सड़कें सबसे अधिक प्रभावित हुई हैं। आपको बता दें, इस चुनौती से निपटने के लिए लोक निर्माण विभाग ने इस बार विशेष रणनीति तैयार की है। विभागीय सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने बताया कि इस बार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों को खोलने का कार्य भी पीडब्ल्यूडी ही करेगा। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि बंद हुई सड़कें हर हाल में 24 घंटे के भीतर यातायात के लिए खोलनी होंगी। यदि किसी कारणवश सड़क 24 घंटे में नहीं खुलती है तो संबंधित डिवीजन के अधिकारियों को देरी का कारण और पूरी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को देनी होगी। इससे राहत कार्यों में तेजी आएगी। देखिए, जैसे मैंने बताया कि इस बार हम लोग पीएमजीएसवाई की भी सारी सड़कें कवर कर रहे हैं, उनका भी अपडेट आ रहा है हमारे पास। और जो हमारी विलेज रोड्स हैं वो हम पहले से भी करते रहे हैं। हम लोग जो आज भी मैंने मीटिंग की उसमें हमने डायरेक्शन दिया है कि अगर कई सारी रोड बंद हैं तो प्रायोरिटाइज कर लें उसको एक ही एरिया में, कि जिस रोड पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होता है उसको पहले खोलें, उसके बाद अकॉर्डिंगली करें। और प्रयास करें कि जो भी सड़क है, जैसा मैंने बताया कि 24 घंटे के अंदर अंदर हर हालत में खुलनी चाहिए सड़कें। अगर नहीं खुल सकती तो कारण हमको बताया जाना चाहिए। तो हमारे लिए सारी सड़कें इंपॉर्टेंट हैं, बट निश्चित रूप से जिस पे ज़्यादा ट्रैफिक होता है उस पर हम प्रायोरिटी करते हैं, क्योंकि जो मशीनें हैं, जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होते हैं। तो हम लोग लोकल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना डिप्लॉयमेंट करते हैं। तो सारी सड़कें इंपॉर्टेंट हैं, सारी खोली जाएंगी। प्रयास ये है कि 24 घंटे से ज़्यादा बंद कोई भी न रहे, बट निश्चित रूप से रिसोर्सेज की वजह से हम लोग को प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड कांग्रेस में मिशन 2027 की तैयारियां तेज हो गई हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल देहरादून के दौरे पर हैं, जहां वो प्रदेश कांग्रेस पदाधिकारियों और विभिन्न फ्रंटल संगठनों के साथ लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति और संगठन को मजबूत करने पर मंथन जारी है। और इसी बीच कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा से हमारे संवाददाता हितेश त्यागी ने खास बातचीत की। चलिए आपको सुनाते हैं। राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल का उत्तराखंड दौरा है। ये दौरा दो दिवसीय रहने वाला है। इसी बीच केसी वेणुगोपाल अपने जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, जिम्मेदारान अधिकारी हैं, उनके साथ बैठक मंथन करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा होगी। हमारे साथ इसी क्रम में करण माहरा साहब हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, बड़े नेता हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं केसी वेणुगोपाल उत्तराखंड आ रहे हैं, ये 2 दिवसीय दौरा, इसकी परिकल्पना आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि 2027 में नज़दीक है? देखिए, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है वेणुगोपाल जी, और उनका राज्य में आना ये मतलब संकेत है कि कितनी गंभीरता से कांग्रेस उत्तराखंड को देख रही है। और पहले भी कई बार राहुल गांधी जी अपने दौरों से साबित कर चुके हैं कि उनके लिए उत्तराखंड बहुत महत्वपूर्ण है। अभी जिस तरीके से केदारनाथ में चोरी हुई है, बद्रीनाथ में चोरी हुई और राम मंदिर में हुई, वो भी एक विषय है। उसके अलावा आने वाले समय में हमारी क्या रणनीतियाँ रहेंगी, किस तरीके से हम अपनी धार को पैनी करेंगे, इस चीज़ को लेकर वेणुगोपाल जी यहाँ मीटिंग्स कर रहे हैं, सीनियर्स की मीटिंग ले रहे हैं। उसके अलावा फिर सारे जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्षों से, फ्रंटलों के अध्यक्षों से मीटिंग लेंगे। उसके बाद विधायक और पूर्व विधायकों से भी वो बैठक करने वाले हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये 2 दिन रहने वाले हैं, आज और कल। और वेणुगोपाल जी एक धार देके, एक दिशा देके कांग्रेस को यहाँ से जाएंगे। क्या आप मानते हैं, क्योंकि बीते दिनों कुछ ही दिन हुए हैं कुमारी सैलजा यहाँ आई थी, और पिछले साल पिछली योजना जो पिछली बार विधानसभा का चुनाव हुआ था और इस बार की जो तैयारियां हैं, इसमें क्या कुछ बदलाव आप मान रहे हैं? क्या जोश, पूरे जुनून के साथ ये चुनाव इस बार लड़ा जाएगा? निश्चित ही जो कमियां पिछली बार रही उनको भी ठीक किया जाएगा, और जो इस समय दिक्कतें आ रही हैं, SIR में जो दिक्कत आ रही है, उसको हम किस तरीके से मुकाबला करेंगे। जिस तरीके से मंगलौर का इलेक्शन लूटने की कोशिश बीजेपी और बीजेपी की ऊंस ने की, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों में चर्चा हम लोग कर रहे हैं। करण माहरा साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि केसी वेणुगोपाल का जो दौरा है ये बहुत ही अहम रहने वाला है। फ्रंटल समेत तमाम बड़े पदाधिकारियों के साथ मीटिंग होगी, चर्चा होगी, संवाद होगा। 2027 की संरचना तैयार यहाँ पर की जाएगी।
क्या कुछ तैयारी है, क्योंकि गहराई के साथ यहाँ पर मंथन होने वाला है 2027 को लेकर। कांग्रेस पार्टी पहले से ज़्यादा संजीदा नजर आ रही है। लगातार बैक टू बैक बैठकों का दौर कांग्रेस में जारी है। कैमरा पर्सन हर्ष सुनियाल के साथ हितेश त्यागी, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।